देखो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है अपना बिंदु कारक। अब देखो ये जो कारक है ना वो क्या काम करता है, ये संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ। कारक किसे कहते हैं भैया? जिसका संबंध क्रिया से, क्रिया के साथ। जिन शब्दों का संबंध किससे बताए? क्रिया से। उसे क्या कहेंगे? कारक। अब देखो कारक क्या बताता है? संबंध बताता है। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। अब देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था या नहीं बताया था, जैसे ये मैंने लिख दिया राम। क्या लिख दिया? राम। तो जब तक ये अकेला है तब तक ये क्या रहेगा? शब्द रहेगा। शब्द क्या रहेगा? शब्द। और अगर ये राम ही किस में प्रयुक्त हो जाए? वाक्य में। अगर इसको हम वाक्य में प्रयुक्त कर दें तो ये राम ही क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपने कभी सुना होगा पद परिचय कीजिए। क्या कीजिए? पद परिचय। तो देखो पद कोई अलग नहीं है। पद क्या है? शब्द का ही रूप है। यानी शब्द ही क्या है? पद। ये कोई अलग नहीं है। अगर ये स्वतंत्र है, अगर कोई भी शब्द अकेला है तब तक वो क्या है? शब्द है। और अगर इस शब्द को ही हम किसमें प्रयुक्त कर दें? वाक्य में। अगर वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे तो ये शब्द ही क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा राम गाना गाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो राम है वो हकीकत में तो क्या है? शब्द। लेकिन अब ये किस में प्रयुक्त हो गया? वाक्य में। किस में प्रयुक्त हो गया? और वाक्य में प्रयुक्त हो गई। अब ये राम राम नहीं क्या है? पद। इसीलिए कहते हैं कि पद परिचय कीजिए। क्या कीजिए? पद परिचय। अगर इसका हम पद परिचय करें तो ये राम क्या है? संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक। फिर क्या है? एक वचन है। करता है। क्या है? करता है। क्या है? एक वचन है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी पूरी विशेषताएं बता देंगे लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर। तो वो ही उसका क्या हो जाता है? पद परिचय हो जाता है। तो हमें अभी अभी क्या पढ़ना है कि अगर कोई भी शब्द स्वतंत्र है तो वो क्या कहलाता है? शब्द। और वो ही शब्द अगर हम वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे ये गाना है। क्या गाना? क्या गाता है? गाना गाता है। क्या गाता है? गाना। तो ये जो गाना शब्द है ये क्या है? शब्द है ना। और ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो अब ये शब्द नहीं रहकर क्या हो गया? पद। समझ गए ना? शब्दों को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारक क्या काम करता है? संबंध बताता है। किसका? शब्दों का। यानी पदों का संबंध बताता है। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। वे शब्द जो क्रिया के साथ में क्या बताए? संबंध बताए। वे शब्द जो क्रिया के साथ में संबंध बताते हैं उनको क्या कहते हैं? कारक। देखो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और 8 ही इनके क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह। अब विभक्ति किसको कहते हैं? जो जिसके माध्यम से आपस में शब्द जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? विभक्ति। अब यहाँ पर देखो कारकों के प्रकार कितने? 8 प्रकार कितने हैं? 8 कारकों के 8 प्रकार। और 8 ही इनके क्या है? विभक्ति चिन्ह। क्या है? विभक्ति चिन्ह। देखो मैंने कल आपको लिखना बताया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द शुद्धि में पूछते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। में क्या लगा देंगे? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हो? शुद्ध लिखते हैं ना?
अब ना आ रहा है ऐसे लिखते हैं, ये इसका क्या है, अशुद्ध रूप है। ये दोनों शुद्ध है। ठीक है, क्या ये दोनों शुद्ध है। हाँ ये दोनों शुद्ध हैं। देखो ये आधा है और क्या है, पूरा है। अब इस है में हमने क्या लगा दिया, है। इसका मतलब पूरा है दिखाई दे रहा है, तो पूरा है जो दिख रहा है, जो पूरा दिखाई देता है वो हमेशा क्या होता है, आधा। ये ध्यान रखना, पूरा दिखाई दे रहा है। अगर मैंने लिख दिया राष्ट्र, तो यहाँ पर देखो ये स तो आधा ही है, लेकिन ये किसी अन्य वर्ण में नहीं मिला हुआ, तो ये आधा ही रहेगा। ये क्या रहेगा, आधा। अब ये देखो ट, अब ये ट तो क्या है, आधा, और र क्या है, पूरा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो प्रकार कितने हैं कारकों के, 8 प्रकार हैं, और चिन्ह भी कितने हैं, 8 ही। उसके आधार पर ही हम ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, जो वाक्य होता है उसमें कौन सा कारक है। तो देखो समझो, कारक कितने प्रकार के, अरे उपस्थिति की अनुभूति तो करवाओ कि आप यहाँ विराजमान हैं। कारक कितने, 8 प्रकार के। विभक्ति चिन्ह भी कितने प्रकार के, 8। अब देखो ये क्या बताएगा, संबंध बताएगा। क्या बताएगा, मैंने एक दिन क्लास में आते ही एक बात बोली थी कि एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। एक समय में एक, चाहे तो हम बैठकर क्या पिए, चाय, और चाहे बैठकर पढ़े, लेकिन एक समय में एक कार्य होना चाहिए। आप समझने वाले समझे, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहाँ पर देखो कारक के कितने प्रकार, 8 प्रकार। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। तो देखो कारक के जो प्रकार है वो कितने भैया, 8। विभक्ति चिन्ह भी 8। विभक्ति चिन्ह भी कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। अब देखो सबसे पहले कौन सा, इनका क्रम है, कर्ता, फिर देखो कर्म, करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, फिर अपादान से, अधिकरण, संबंध आएगा, अधिकरण में पे और संबोधन, अरे ओ। अब एक मिनट इनको समझ लो, ये आपको याद है, और याद नहीं हो तो इस तरह से मतलब इनको पता नहीं, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस प्रकार से एक साथ बोलकर क्या कर लेंगे, अब देखो ये कौन सा, 1 2 3 4 तो कितने हो गए भैया, 8। अब ध्यान दे, से यहाँ पर भी आ रहा है और से यहाँ। अब यहाँ जो अपादान है उसमें किसका भाव आएगा, अलग। समझ गए ना, अलग या पृथक, ठीक है। पृथक का मतलब समझते ही हो, ठीक है, दूर होना। अब यहाँ देखो करण में किसका द्वारा का भाव आता है या माध्यम बनता है, इसमें क्या बनता है, माध्यम। यानी कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है, कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है। देखो कर्ता के साथ में हमेशा किसकी विभक्ति आएगी, कारण के साथ में हमेशा क्या आएगा, जैसे देखो कर्ता के साथ में अगर जहां कर्ता होगा वहां पर क्या होगी, विभक्ति चिन्ह ने। जैसे मैंने कहा राम ने, रावण मारा,
क्रिया। मारना क्या है? राम ने। तो किसने? राम क्या है? तो ने विभक्ति चिन्ह आते ही यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता। फिर देखो रावण को, किसको मारा? रावण को। तो को कहाँ रहा है? कौन सा है? कर्म। को कहाँ पर है? कर्म। अब देखो संप्रदान के लिए। संप्रदान का मतलब क्या होता है? के लिए। इनके एक एक वाक्य लिखते हैं अपन। जैसे राम के लिए पानी लाओ। किसके लिए? राम के लिए। राम के लिए पानी लाओ। किसके लिए? तो यहाँ पर देखो क्या आ गया? के लिए। अब आप इसके लिए को देखकर ही समझ जाना कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान। अब देखो हमें दिक्कत सबसे ज्यादा किसमें आती है? करण में और अपादान। करण में और अपादान। जैसे संबंध आ गया का के रा रे, राजस्थानी में क्या हो जाएगा? रा रे रारेरी और नानी ने जोड़ देते हैं। अब नानी में। अब देखो एक ही अधिकरण, एक अपादान और एक कारण। इनको समझो आप, ठीक है? डायरेक्ट नहीं देंगे। जैसे मैंने लिख दिया हवन सामग्री। हवन सामग्री। अब देखो सीधा सीधा देंगे तो कोई भी बता देगा। जैसे मैंने कहा राम श्याम का पुत्र है। राम किसका पुत्र है? तो क्या आ गया? का। अब इन दोनों का आपस में संबंध है। किसका? पुत्र का। अब यानी का आ गया तो इसका मतलब कौन सा है भैया? संबंध। फिर मैंने कहा टेबल पर बिल्ली बैठी है। कहाँ बैठी है? टेबल पर। अब यानी पर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है? अब यहाँ अभी लिखना नहीं है। पर का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब टेबल पर तो पर आते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा कारक है? अधिकरण। अरे इधर आओ। तो अरे संबोधन। फिर हे राम। तो ये क्या है? हमने किसको संबोधित किया? राम। तो संबोधन। अगर डायरेक्ट वाक्य में ये आ जाएंगे तो हम पहचान लेंगे। जैसे तुलसीदास ने राम चरित मानस लिखा। अब देखो तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा। ठीक है? अब यहाँ पर तुलसीदास जी के साथ में क्या आ गया? कर्ता है। कौन? कर्ता आ गया। तो ने आते ही क्या आ जाएगा? कर्ता आ जाएगा। ने आते ही क्या हो जाएगा? अब सुनो इस तरह के वाक्यों में, इस तरह में तो छांट लेंगे ना अपन। अब देखो इस तरह के अगर संयुक्त आ जाए और उसका विग्रह करवाए। क्या करवाए? जैसे समास में करवाते हैं। अगर केवल हवन सामग्री दे दिया, क्या दे दिया? हवन सामग्री। तो इसको इसमें पूछ ले विग्रह करके कि इसका विग्रह कीजिए। तो आप विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? कारकों के आधार। किसके आधार पर? देखो इसका विग्रह क्या होगा? अब बताओ, एक तो मैंने इसका विग्रह कर दिया हवन की सामग्री और दूसरा विग्रह कर दिया हवन के लिए सामग्री। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है? बताओ कौन सा सही होगा? हवन के लिए। ये हमें खुद को दिमाग लड़ाना है कि का के की तो आपस में क्या बताते हैं? संबंध होना चाहिए। अब यहाँ पर संबंध नहीं है। संबंध का मतलब वो व्यक्ति उसी में से निकला हो।
ठीक है, यानी जैसे माता का पुत्र, अब ये पुत्र है वो किससे पैदा हुआ है? माता से। उसका आपस में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हवन, और एक क्या है? सामग्री। सामग्री कहाँ से आई है? कहाँ से आई है सामग्री? कहाँ से आई है? बाजार से। तो ये सामग्री बाजार से आई है, तो सामग्री हवन के लिए आई है, हवन की सामग्री नहीं है कि हवन में से निकल रही है, हवन में से नहीं निकल रही है, ये किसके लिए आई है? हवन के लिए। अब यहाँ पर क्या आ गया भैया? के लिए। इसका मतलब कौन सा है? कौन सा कारक है? बताओ कौन सा कारक है? हवन के लिए सामग्री में कौन सा कारक है? संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। तो इस प्रकार से देखिए, जिस भी कारक की विभक्ति चिन्ह आती है वही क्या बन जाता है? वो कारक बन वह घट जाता है। इसमें कौन सा कारक है? एक अंक होता है, किस पर एक अंक है? इसमें है ही नहीं। वह घर जाता, वह घर। तो देखो यहाँ पर इस वाक्य में तो है नहीं, अगर आपसे ये कहे कि बताओ, तो फिर आप क्या लगाएंगे? आई क्यों लगाएंगे कि घर में जाता है या घर पर जाता है या घर का जाता है या घर के लिए जाता है? बताओ क्या आएगा? घर पर जाता है। पर का मतलब तो ऊपर होता है, घर पर जाता है क्या? वो घर छत पे में स्थानवाचक, स्थान बोधक में तो अधिकरण होता है। घर में जाता है। हाँ घर में जाएगा, ये घर के अंदर जाएगा ना। स्थान देखो होगा, एक शब्द है अधिकरण होता तो घर पर ही तो जा रहा है, फिर बाहर ही बैठ जाएगा तो वाक्य ही बदल जाएगा, वाक्य ही बदल जाएगा। अब देखो एक मिनट, जैसे मैंने कहा वनगमन, इसको मिटाऊं मैं? वनगमन, सुनो भैया एक बार समझ लो इनको, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा वन गमन, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये किस में काम आएंगे? समास में, समास में, विग्रह करते समय। ठीक है। वनगमन, इसका ये तो अपने को पता है कि गमन यानी जाना, कहाँ जाएगा? वन में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो सुनो, इसका समास विग्रह अगर हम करें तो वन के लिए गमन पहला, दूसरा वन को गमन, तीसरा वन में गमन, बताओ इस तीन में से क्या आएगा? सेकंड देखो, वन गमन, वन को गमन नहीं, पहला वन में गमन पहला। सुनो सुनो सुनो, इसमें ये में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वह जा रहा है, पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं, पहुंचने पर इसलिए वो किसके लिए जा रहा है? वन के लिए। वन के लिए जा रहा है, वन के लिए गमन कर रहा है। गमन यानी जाना, गमन यानी जाना। जैसे अपन लेके विद्यालय गमन, स्कूल गमन, तो वहां पर स्कूल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये खुद ध्यान रखना, ये किसमें काम आएगा? समास विग्रह। किसमें काम आएंगे? समास विग्रह। जैसे देखो मोर पंख, मोर का पंख, मोर के लिए पंख, मोर में पंख, मोर पर पंख, नहीं। मोर का पंख, मोर का पंख। सुनो सुनो, एक मिनट में लिख देती हूँ, संबंध अभी होता है, देखो। संबंध। मोर के लिए पंख, फिर देखो मोर का पंख, इनमें दो में ही देखो आप। मोर का पंख ये दूसरा।
लिए पंख लाओ। जैसे आप बाजार गए और आपने कहा कि मम्मी भैया के लिए भी शर्ट खरीद लो। किसके लिए? भैया के लिए। तो उसके लिए लेकर आ रहे हैं, उसका है नहीं। तो ये पंख किसका है? तो क्या हो गया? संबंध। क्या हो गया? फिर मैंने कहा अरे मोहन ये क्या हो गया? अरे मोहन ये क्या हो गया? अरे क्या है भैया? संबोधन। क्या है? संबोधन। आप किसको संबोधित कर रहे हैं? मोहन को। किसको संबोधित कर रहे हैं? मोहन। फिर देखो इसका करना, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं इतना बता देती हूँ, मगन का मतलब होता है डूबना। जैसे प्रेम मग्न। प्रेम मग्न तो किसमें डूबा हुआ है? ठीक है। अब ये देखो जलमग्न का करो, बताओ विग्रह क्या हो गया इसका? जल का मगन, जल के लिए मगन, जल में मगन, जल पर मगन, बताओ क्या आएगा? जल में यानी वो जल में डूब गया। अब बाहर नहीं है वो, कहते हैं ना जलमग्न हो गई थी पृथ्वी। तो यानी पृथ्वी किसमें डूब गई थी? जल में। जल में मग्न, प्रेम में मोहांध, मोह में अंधा। मोह के लिए अंधा नहीं आएगा, मोह का अंधा नहीं है वो। मोह यानी मोह क्या होता है? किसी को अपने बस से करना, बस में करना, आकर्षित। नहीं अहंकार के रूप में 2-3 प्रकार है। सुनो, वहम नहीं होता इसका। अहंकार के रूप में। अब आप सुनिए इसको एक बार। देखो मोह का मतलब होता है अतिशय, यानी अत्यधिक। किसी के प्रति हम क्या हो जाए? उसी में डूब जाए, यानी अतिशय लगाव हो जाए। क्या हो जाए? और वो कैसा हो? अतिशय लगाव जब जिससे हम कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या हो? झूठा हो। हम किसी झूठ के प्रति, यानी वो सत्य नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य पूरब से उदित होता है तो होता है, ये बात क्या है? सत्य है। और कोई झूठ में ये आपको ये कहे कि मैं आपको बहुत प्रेम करता, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रेम है ना वो सत्य तो है। क्या है? सत्य है। और सत्य भी करते हैं, लेकिन अगर कोई छलावा कर रहा हो, झूठा हो, यानी असत्य है, वो स्थिर नहीं है, और उसमें कोई झूठा छलावा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समझते हैं ना? यानी इसमें क्या होता है? सत्यता नहीं होती और ये एक दिन टूट जाता है। मोह एक दिन टूट जाता है। जैसे मोह हो गया, एक माँ कहती है, माता कहती है कि ये मेरा क्या है? पुत्र है। इसके प्रति उसका मोह हो गया कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। जब बुढ़ापा आया तो पता चला कि कोई किसी का तो भंग हो जाता है। मोह क्या हो जाता है? एक दिन भंग। अरे गाँव में आपने कभी किसी से सुना होगा कि कई स्त्रियां बोलती भी हैं, औरतें बोलती हैं कि आजकल मेरा मोह भंग हो गया। संसार कैसा है? झूठा है, मिथ्या है। ये बात जब हमें पता चलती है तो हमारा मोह क्या हो जाता है? ये टूटता है, उसको बोलते हैं मोह। अब देखो प्रेम, ये भैया 2 तरह का होता है। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का। एक होता है आध्यात्मिक और एक होता है लौकिक। ये जो लौकिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम, तो आध्यात्मिक प्रेम हमेशा क्या होता है? सत्य होता है, सच्चा होता है। ठीक है। आध्यात्मिक प्रेम का मतलब ये है कि इस जगत में
अति से लगाव होता है तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रेम कहते हैं। वो अति से लगाव आध्यात्मिक भी हो सकता है और लौकिक भी हो सकता है। अगर लौकिक है तो ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, असत्य भी हो सकता है। जैसे आज घनी किताबें मेरे मन को नहीं खाती, कॉलेज सोना लगता है जब वो नहीं आती। ठीक है, सुनो। तो यहाँ पर देखो ये इसको क्या कहेंगे? समझो आप, इसको क्या कहेंगे? ये केवल क्या है? मोह। क्या है ये? अगर ये हो जाए मोह है विरक्त, अगर ये आ जाए ट्यूशन आ जाए मोह विरक्त, तो यानी मोह से कौन सा कारक है इसमें? भैया मोह से भंग हो गया, मोह भंग हो गया उसका, वो माया मोह से क्या हो गया है? दूर हो गया। दूर होते ही कौन सा होगा? प्रेम मुग्ध। बताओ कौन सा है? प्रेम मुग्ध। इसमें अपादान है क्या? प्रेम में मुक्त प्रेम में यानी वो प्रेम में डूबा हुआ है तो कौन सा होगा? अधिकरण में पेश। समझ में आ गया? मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध का मतलब क्या होता है? किसी एक ही बात में डूबे रहने को क्या कहते हैं? उसने ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई कि प्रत्येक सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो गया, यानी उसी में डूब गया। ठीक है, अब सुनो। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा सुन लीजिए, कल लिखवा देंगे आपको। जैसे मैंने कहा एक बार, ध्यान से सुनना भैया, एक बार एक सन्यासी था। क्या था? एक सन्यासी। इस कहानी से जोड़कर हम 2-3 क्वेश्चन निकालेंगे। एक बार क्या था? एक सन्यासी। ध्यान देना, ये जो शब्द मैंने लिखा है वो शब्द सूची में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें घूम घूम कर नहीं आता। सन्यासी में ये दोनों आती है ना, और ये ठीक है, अभी बता रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि इसमें से घूम घूम कर क्वेश्चन निकालेंगे अपन। तो देखो, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो होता है समधन न्यासी। अब यहाँ पर देखो, ये मैं, तो ये मैं अनुस्वार चला गया और तो क्या बन गया? सन्यासी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डबल में भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? शुद्ध है। और ये भी क्या है? शुद्ध है। हाँ, ठीक है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है? ये। लेकिन दोनों ही क्या है भैया? हिंदी में तो ये वाला शुद्ध होगा, ये वाला सब शुद्ध में ये वाला। हिंदी में ये संस्कृत में होगा, ये वाला नहीं, दोनों ही शुद्ध है। हिंदी में संस्कृत ये दोनों आ जाए नहीं है मैडम, ये दोनों आ जाए तो ये वाला शुद्ध होगा मैडम। ये वाला नहीं, ये तो दोनों ही ये दोनों दे ही नहीं सकते हैं। मैडम, एग्जामिनर इतना पागल नहीं होता है या तो फिर इस तरह के अपवाद दे देगा। और ज्यादा ही विद्वान हो तो आपके बाद पेपर बनेगा तो पेपर कमेटी में आपको ही सेलेक्ट करके भेज देगा। मैडम देखा था मैंने एक क्वेश्चन, आपको है ना भ्रम हो गया होगा। नहीं क्वेश्चन ऐसे दो आया तो ये दोनों आ जाता है ना, उसमें निकूट में आ जाता है मैम। इसमें नहीं देखा, वंदना में देखा था मैडम, वंदना में देखा। अच्छा, संस्कृत की वंदना? नहीं वंदना लिखते है ना। हाँ, सब शुद्ध में हिंदी की क्लास में लिखा है वंदना। वंदना, वंदना। तो बताओ, नीचे वाला नहीं, शब्द तो देखो ये दोनों ही सही है। तो शब्द क्या है? दोनों ही सही है। लेकिन व्याकरण दृष्टि से ये माना जाएगा, ये अनुस्वार को उसमें बदल देते ना, नए में बदल रहे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर ये शब्द ऐसे आता है तो शब्द शुद्धि। सबसे पहले देखो, एक बार क्या था? एक सन्यासी। अब ये शब्द शुद्धि, ये शुद्ध है सन्यासी। ठीक है, अब वो सन्यासी
नदी के किनारे जाता है। कहाँ जाता है? नदी के किनारे। नदी के किनारे। किसके किनारे गया? नदी के किनारे। भैया वहाँ पर नदी वहाँ पर एक क्या था? बगुला। अब देखो नदी के किनारे। किसके किनारे? तो क्या आ गया? क्या आ गया? तो का के की संबंध है क्या? है? कर्ता ने कर्म करण से। अब यहाँ पर देखो नदी के किनारे। किसके किनारे है वो? नदी के। तो यहाँ पर कारक है क्या? के में कारक है क्या? नहीं है। अब देखो वहां पर कहाँ पर? उस नदी के किनारे। अरे मैं तो कहानी सुना रही हूँ, सुन लो। क्या सुना रही हूँ? कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक सन्यासी था, वो कहाँ गया? नदी के किनारे। वहां पर उसने देखा एक बगुला था और बहुत देर से वो उस नदी में बैठे बैठे तपस्या, एकदम आंख बंद है और वो लीन है। किसमें? तपस्या में। किसमें लीन है? तपस्या में। बगुला किसमें लीन है? तपस्या में लीन है। अब उस सन्यासी ने देखा कि मैं तो, अरे सन्यासी ने क्या कहा? अरे मैं तो मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने कभी भगवान का भजन इतना नहीं किया, और ये बगुला होके भी भगवान का क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। तो फिर उसके मन में अपने आप को वो कोसने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं इस दुनिया में वैसे ही आया, मैंने कभी भगवत भजन नहीं किया। और वो कोसने लगा। इतनी देर में पानी पर हलचल हुई। पानी में हलचल हुई। क्या हुई भैया? पानी में हलचल हुई। और हलचल होते ही बगुले ने आंख खोली और किसको पकड़ लिया? मछली को, और खा गया। तब उस महात्मा ने कहा, उज्ज्वल रंग आधीन गण एक चरण दो ध्यान। मैंने सोचा कोई साधु है निष्कपट की खान। उज्ज्वल रंग, सफेद इसका रंग है, आधीन धड़, उन्नत इसका सीना है, एक चरण दो ध्यान, एक चरण पर खड़ा हुआ है तो ध्यान। यानी जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे जैसे विचार होंगे हमें ये सृष्टि वैसी ही दिखाई देगी। तो ध्यान, एक उसका ध्यान तो हकीकत में किस पर था? मछली पर। और ये किस पर सोच रहा था? ईश्वर पर। कौन? ठीक है। अब यहाँ ईश्वर पर, और ये हकीकत में किस पर है? मछली। मैंने सोचा कोई साधु है, मैंने सोचा कि बगुले के बेस में कोई बहुत तपस्वी आत्मा है जो ईश्वर का ध्यान कर रही है। ये निष्कपट की खान, ये तो क्या है? निष्कपट। इसके मन में यानी कपट नहीं। कपट यानी बहुत ज्यादा कपट की खान, यानी छल कपट की खान, यानी पूरा का पूरा छल कपटी है। तो यहाँ पर देखो जैसा देखा वैसा दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर देखो, वहां पर में कौन सा कारक आ गया? अधिकरण। फिर देखो तपस्या में लीन, में बताओ, में पे। फिर देखो अरे, अरे संबोधन। अरे, तो इस प्रकार से एक पैराग्राफ भी आ सकता है, 2-3 लाइन आ सकती है, और उसमें से छटवा सकते हैं कि कौन कौन से शब्दों में अंडरलाइन करके कौन कौन से कारक है। ठीक है। जैसे कोई वाक्य दे दिया, एक महात्मा तपस्या में लीन थे, एक महात्मा तपस्या में लीन थे। फिर यहाँ पर मैं के नीचे क्या कर दिया? अंडरलाइन। बताओ कौन सा कारक है? अरे कौन सा कारक है? तपस्या में लीन। ठीक है। फिर एक बिल्ली टेबल पर बैठी हुई थी, उसने दूध को देखा। किसको देखा? और दूध पर झपट पड़ी। किस पर? तो पर आ गया। क्या है? कहाँ बैठी है? टेबल पर।
गुरुजी ने कहा, अरे मोहन बहुत दिनों में आए हो। अरे के अंडरलाइन कर दिया, क्या कर दिया? संबोधन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वाक्य में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। और समास विग्रह करते आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कारक इसमें उपयुक्त होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये डूब रहा है या उसके ऊपर है। ठीक है। जैसे मेरे पास में ये बोतल है पानी की, तो मैंने कहा पानी, बोतल पर पानी या बोतल में पानी? बोतल में। क्या आएगा? बोतल में पानी। और अगर उसका ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर 2-3 बूंदे गिरी हुई है, मैंने कह दिया कि ढक्कन में पानी गिर गया, ढक्कन पर पानी गिर गया। ठीक है, ढक्कन पर पानी। तो आपको ये खुद को ही दिमाग लगाना है कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त होगा। अब देखो, एक वाक्य दे रही हूँ आपको। रमेश गाँव गया। कहाँ गया? गया है। वहाँ उसने एक व्यक्ति को देखा। वह कुएं पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? पे पर, यानी कहाँ खड़ा है वो? कुएं पर, यानी कुएं के पास में ही है। उंडेर पर होगा या कुएं की, ये कुआं है उस पर, यहाँ पे कहीं खड़ा होगा। पर यानी अब ऐसे आ जाए, को में कौन सा कारक है, पर में कौन सा कारक है? बताओ, को में कौन सा कारक है और पर में? ठीक है। विभक्ति चिन्ह याद करें। अरे मोहन, तूने राम को मार दिया। तो यहाँ पर अरे राम को करता नहीं, कर्म किसको भैया? राम को। ठीक है। तो आप विभक्ति चिन्ह देखकर पहचान लेना कौन सा कारक है। फिर देखो, लिखवाऊं क्या इसको? बताओ। वाक्य तो आप बना लेंगे ना? क्या लिखवाऊं? लिखवा दूं? लिख लो। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। सुनो, ये मैंने यहाँ पर है कि बिंदी लगा दी इधर, तो इसका मतलब ये बहुवचनात्मक हो जाता है। क्या है? बहुवचनात्मक। अगर इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? लेकिन यहाँ 8 कारकों की बात हो रही है, इसलिए बहुवचन। ठीक है। वहां पर भी कहते उन्हें बहुवचन, यानी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक। तो है लास्ट में। फिर देखो, कारक 8 प्रकार के होते हैं। लिखूं या लिख लिया? नहीं लिखा, लिख लो। कर्ता नहीं, कर्म को, करण से। भैया 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ ही रुक जाओ, मैं 1 मिनट समझाती हूँ। जैसे राम बस से
राम बस से जयपुर गया। अब 1 मिनट देखो, राम बस से, किससे भैया? बस से जयपुर गया। किससे जयपुर गया है? अब ये स्थान तो बदल गया, यानी गया है तो कहीं ना कहीं चला गया, स्थान क्या हो गया? बदल गया। अब किससे गया? बस तो सबसे प्रमुख तो ये बात है कि वो उसने माध्यम क्या बनाया जाने का? बस के अंदर है, उसके नजदीक है, तो इस ठीक है। तरह का होगा। बस से यानी माध्यम, यानी किसके द्वारा गया? बस के द्वारा। बस के द्वारा। तो इसमें यहाँ तक से आ गया, तो यहाँ पर कौन सा है? करण। क्या है? ये बात की बात है, ठीक है। ये यहाँ पर यानी माध्यम क्या है जाने का? बस, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि गया यानी अलग हो गया, तो यहाँ अपादान आ जाएगा। बस से का मतलब तो बस माध्यम बन गई, तो से यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? माध्यम के लिए। किसके द्वारा गया वो? बस के द्वारा, ठीक है। अब बस में गिराएगी हो मैडम, राम बस से गिर गया, अपादान हो जाता तो अपादान हो जाएगा। हो सकता है तेरे जैसे शैतान को आगे कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हो कर पहाड़ से सहारा लेते हुए मैं आगे बढ़ा। पहाड़ से सहारा लेते हुए मैं आगे बढ़ा। तो किससे सहारा लिया? तो माध्यम क्या बना? तो यहाँ पहाड़ से तक तो क्या है? ठीक है। मैं आगे बढ़ा, तो उसमें आगे बढ़ने वाले में क्या हो जाएगा? अपादान। बढ़ रहा है ना, जगह को छोड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? वो अलग। फिर देखो छठा कौन सा है? संबंध। क्या हो जाएगा? का के क्या हो जाएगा? रा रे नानेरी। नाने नहीं हो रहा, चलो लिखो। नाने नहीं, ये आपके बहुत कम है। ये मेरा घर है, ये तो ये अपना वो है ना, इसमें आगे अधिकरण अधिकरण में पे पर देखिए ये पर है ना, ये अपने आप में ही स्थान है। जैसे वह घर जाता है तो घर में चिन्ह तो नहीं आ रहा है, तो उससे ये पता पड़ जाएगा स्थान है, तो उसमें हाँ, तो ये पर है ना, अपने आप में ये साबित कर रहा है कि स्थान है। और संबोधन ये केवल है ना पर के लिए ही आएगा स्थान। ये स्थान किसके लिए आएगा? पर के लिए ही आएगा केवल, बस में और पे नहीं, पर स्थान के लिए, ठीक है। ये कारक हो गए, क्या हो गए? अब देखो टाइम क्या हुआ? सुनो, कल अपन क्रिया विशेषण समाप्त करके संधि शुरू करेंगे। क्या करेंगे? संबोधन में जो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी तो आता है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह
ये कभी आ भी सकता है, कभी नहीं नहीं क्या ज्यादातर हाई लेवल का आता है तो जैसे नहीं, पद अब से इसमें आगे बोधक में चला जाएगा। संबोधक में देखो, अगर मैंने अरे नहीं जैसे वत्स संबोधन चिन्ह से अब जैसे संबोधन चिन्ह कहते हैं ना उस पर क्या आ जाए। सुनो, लिखो। अगर इसको साधारण बोल रहे हैं ना, अगर नॉर्मल तरीके से अरे भाई इधर आ, तो इसमें नहीं आएगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे आकर ये कहा कि मतलब मुझे उम्मीद है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और तूने कहा कि मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैं आश्चर्य से करूँ अरे तू रह गया, इसका मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे अरे एक बदलता है। ऐसे तो साधारण बोल देते हैं, अरे ये तो ये क्या किया, अरे यार नहीं करना चाहिए था, अरे ये गलत है, ठीक है। ज्यादातर कार्य चिन्हों पर रोक करके उस विषय है ना। मतलब ये वाक्य पर डिपेंड करता है कि वाक्य किस प्रकार का। अगर उसमें हमें आश्चर्य आ रहा है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे, और नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे। विस्मय का मतलब ही आश्चर्य होता है। आश्चर्यजनक। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। भैया सुनो, अगर आप संधि तरीके से पढ़ देंगे, चाहे उसमें अपने को 2 की जगह 4 पीरियड लग जाए, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी 10 दिन की जगह 15 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। संधि के क्लियर होते ही, संधि क्लियर होते ही देखो, एक तो क्या समास के लिए उपसर्ग, और क्या और क्या भैया समास, और एक सर्वनाम शब्द शुद्धि, फिर वाक्य शुद्धि, अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा संधि अगर आती है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हम बना लेंगे, क्या आएगी तो संधि, ठीक है। तो संधि के ऊपर बहुत सारे व्याकरण के बिंदु क्या है आधारित है, इसलिए संधि तरीके से पढ़ लेना। अगर संधि पढ़ लोगे तो समास भी क्लियर हो जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय तो अधिकतर बनते ही किससे हैं? संधि से। जैसे अभ्युदय, ठीक है। अब इसमें देखो, अभ्युदय शब्द में ये पूछ लिया कि उपसर्ग कौन सा है। अब इसको छोड़ो, उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग जिसको संधि नहीं आती वो क्या कहेगा? ए कर देगा। जबकि हकीकत में उपसर्ग तो क्या है? अभी है। वो हमें कौन सिखाएगी? संधि, ठीक है। हर संधि में जैसे अपन एक संधि पढ़ेंगे तो उसका अभ्यास पेपर आपको 10 ट्यूशन या 15 ट्यूशन दे दिए जाएंगे जो आप घर से करके लाओ, ठीक है। या कुछ शब्द दे दिए जाएंगे जो आप, कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी क्या करनी होगी आपको संधि, और किसका क्या करना होगा विच्छेद। तो कल है ना अपन शुरू ही करेंगे, कल क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे, क्रिया विशेषण खत्म, और फिर क्या चलेंगी संधि। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे जो संधि क्लियर होते ही आप खुद पारंगत बन जाएंगे।